राकेश शाह साथी ये भी कह देते हैं कि उमर अब्दुल्ला पहले तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, फिर उसके बाद उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव बना, फिर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। साथ साथ वो ये भी बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि आतंकियों की मदद ले रहे हैं उमर अब्दुल्ला इस बार के चुनाव में। ये बहुत बड़ा एलिगेशन आपके नेता पर बीजेपी नेता लगा रहे हैं। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक स्टेटमेंट है जो आज माननीय अमित शाह जी ने दिया हुआ है। मुझे लगता है जितना भी स्ट्रॉन्ग वर्ड से इसको कंडेम करना चाहिए, हम कंडेम करते हैं स्टेटमेंट को। जहां तक रही इलेक्शंस की बात, जब पिछली बार लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे थे तब बाइकआउट हुआ था, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैसेज देने के लिए, अपने देश को मैसेज देने के लिए, ताकि 370 के साथ वो छेड़खानी ना करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज तो उन्होंने की नहीं, और आज तक ये हमें बोला गया कि भाई आपने बाइकआउट क्यों किया। जब हम बाइकआउट करते हैं किसी पर्पस के लिए तो हमें तनकीद का शिकार बना दिया जाता है, और जब हम लड़ते हैं इलेक्शन उस वक्त भी हम तनकीद का शिकार हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, क्या बीजेपी ये चाहती है कि हम उनको उसी तरीके से, जब हमने लोकल बॉडी के इलेक्शन नहीं लड़े थे, एक क्लीन स्वीप, एक वो केक वॉक दे दिया था, क्या ये वही चाहते हैं कि हम अपने घरों में बैठे जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं करें, उनकी क्लेम्स, उनके राइट्स, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो इनजस्टिस हुआ है उसकी बात ना करें, घर में बैठकर पूरा फ्लोर ही इनको दे दे? तो अगर ये सोचते हैं तो ये गलत सोचते हैं। हमारी ये सोच ये नहीं है, बल्कि हम जुड़े हैं यहाँ के लोगों के साथ। जो भी उनकी मुश्किलात है हम उसको उजागर करेंगे, चाहे कोई कुछ भी करे, हम किसी भी दबाव में आने वाले नहीं है। रही बात एक, दूसरी बात, जहां पर ये हमारा कनेक्शन कुछ और लोगों के साथ या मिलिटेंसी के साथ जोड़ रहे हैं, इनको बता दीजिए। 10 साल शायद ये भूल गए, 10 साल से यही हुकूमत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पर। अगर कोई किसी का लिंक कहीं पर था तो इनको किसने हाथ रोके थे, किसने इनको रोका था कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें? उल्टा तो ये कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा ये कर रहे हैं कि हमें ये कोई इल्जाम लगा रहे हैं। इनसे आप पूछिए कि जेल से निकाल कर लोगों को लड़ा रहे हैं ये यहाँ पर, जबकि आप एक आरोप में किसी को यहाँ पर, अगर आम शहरी होगा उसका चेहरा देखने की कोशिश अगर उसका माँ बाप करता है, वो उसका चेहरा नहीं देख सकता। बात करने की दूर की बात है, वो उसको पता नहीं, अगर यहाँ से मुलाकात उसको दी जाती है, कोर्ट ऑर्डर भी करता है, वो उससे मिल नहीं पाता है। और जेल में बैठे हुए एकदम से लोग आ जाते हैं, कॉन्फ्रेंसें करते हैं, वीडियो कॉलें करते हैं, उसलिए ये उनको स्पेस दे रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के लोगों का सेंटिमेंट है उसको छूकर उससे वोट हासिल करें। एक बार ये एक्सपेरिमेंट आपका कामयाब हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद आप लोग कहते हैं कि आपके अधिकारों को दबा दिया जाता है, आप लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है। जब 370 को एब्रोगेट करना होता है और आपके नेताओं की नजरबंदी होती है घर में, तो उस बात से आपको लगता है कि आप लोगों की आवाज को दबा दिया गया है, आपके राइट्स को कुचल दिया है इसी सरकार ने, तब आप लोग ये भी कहते हैं। मोहम्मद रफीक साहब आपके पास आते हैं, फिर राकेश जी आपके पास आऊंगी, थोड़ा सा समय दीजिएगा मैम, याद होगा थोड़ा सा 5 अगस्त के 5 एक मिनट, एक बस जल्दी, जस्ट गिव मी 20 सेकंड्स, आई क्लोज इट अप। अभी 5 अगस्त 2024 को 5 में जो आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, उसकी एनिवर्सरी जब मना रहे थे तो हम जैसे लीडर्स को, हमारे मेन स्ट्रीम जिसमें उमर साहब भी है, उसमें महबूबा मुफ्ती भी है, हर कोई जो है उनको इन्होंने बंद किया ताकि उनकी आवाज बंद हो जाए। ठीक है, तो वो ये हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो और कितनी शांति और अमन और चैन के साथ 370 फिर उसके बाद एब्रोगेट हुआ, ये पूरे देश ने देखा। कश्मीर में जब आर्टिकल 370 बहुत शांति थी, बिल्कुल ठीक बात है। मोहम्मद रफीक साहब आपके पास आते हुए, आपके ठीक है मैम, ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। मोहम्मद रफीक आपके पास आते हुए, सुरक्षित माहौल देने की बात बीजेपी करती है, विकास अभी तक क्या किया केंद्र ने उसका जिक्र करती है, संकल्प सिद्धि का अपने मैनिफेस्टो में जिक्र करती है, सबसे बड़ी बात आतंकवाद का सफाया पहली प्राथमिकता है। 370 इतिहास की बात हो चुकी है, यह बीजेपी फिर दोहराती है, इसको कोई नहीं ला पाएगा। लेकिन साथ साथ आरोप आपके ऊपर यह भी लगते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को आप लोग कॉपी कर रहे हैं और आपके पास अपना कुछ है नहीं चुनाव में लड़ने के लिए। जब पहले मैं शुरुआत करूं, जो आप फरमा रही हैं कि मिलिटेंसी का खात्मा हुआ,
अगर आप आंकड़े देखेंगे जब से ये सरकार नहीं में सर, आई है, मैं जब ये से नहीं कह रही जम्मू कश्मीर- मिलिटेंसी का खात्मा हुआ सर, मैंने कहा इनके मैनिफेस्टो में है आतंकवाद को जड़ से खत्म मैं कर देना। मैं आपको उसी का- अगर मैं उसी पिछले का जवाब 4 दे महीने रहा में आतंकवाद की मैं- घटनाओं का डेटा चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ, और मैं मुझे उसी का पता है जवाब कि दे रहा हूं, आतंकी आप घटनाएं सुन नहीं 4 पा रहे। महीने में कितनी हुई हैं। ठीक है, अगर अब आप वापस सुनना आएंगे सर। अगर आप सुनना नहीं चाहते नहीं हैं तो अलग वापस बात है, सर, वरना आप मुझे आप- मिसकोट करेंगे तो करेक्ट तो करना पड़ेगा ना, मेरी जिम्मेदारी है वो। आपको मिसकोट मैं अपने आप को तो नहीं करने दूंगी एटलीस्ट। एम आई हो गया? राइट? ठीक है, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, जहां तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है तो अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जो आज तक जिस रीजन में जो मिलिटेंसी अब का ग्राफ जो बढ़ा है वो आप पिछले 30 साल से हमने कभी नहीं देखा है। जिस तरह की मिलिटेंसी में डेथ्स हुए हैं, जिस तरह से हमारी फौजी नौजवान शहीद हुए हैं, सिविलियन डेथ्स भी हुए हैं, और ये ग्राफ बहुत बहुत बड़ा है। उसको छुपाने के लिए आप ये कितने हीले और बहाने करें और पता नहीं कहाँ के तर्ज दें, तो ये मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का कोई भी फर्द इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। डेवलपमेंट का जब आपने बात की तो अभी मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि 2 करोड़ यात्री आगे, उनमें अमरनाथ यात्रा के कितने लोग थे वो भी उसमें शामिल है। तो अगर यहाँ पर 2 करोड़ यात्री आए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बूस्ट हुआ होगा, होटल्स नए नए बने होंगे, नई नई एकोमोडेशंस बनी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो ऑलरेडी हमारे पास एकोमोडेशंस हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास होटल्स थे, वो भी खत्म होने की कगार में है। आप जाइए पहलगाम में देखिए, गुलमर्ग में देखिए, जो होटल ऑलरेडी बने हैं, अगर मामूली किसी जगह कोई टूटा फूटा है, खिड़की है, दरवाजा है, उसको बनाने नहीं देते, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। तो ये 2 करोड़ लोगों के दावा करते हैं कि 2 करोड़ टूरिस्ट यहाँ पर आए और यहाँ का इकोनॉमी बड़ा बूस्ट हुआ है। जहां तक आपने ये कॉपी करने का ताल्लुक जहां तक है, आप मुझे एक भी बात कोट करिए स्पेसिफिकली कि आपने इसको कॉपी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की कॉपी की है। ये तो हमारा NC जो बताएगी ना। मैनिफेस्टो है, आप सुनिए, ये तो जो NC मैनिफेस्टो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो ही नहीं है, इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है, बल्कि एक विजन है। वो विजन वो एक विजन है आने वाले वक्त के लिए, आने वाले जो हमारे जो 5 साल होंगे उनके लिए एक डॉक्यूमेंट बना है। तो जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस, उनकी इमोशंस, उनके मामला, उनके मसाइल सारे के सारे समेटे गए हैं। तो इसलिए ये दावा करना कि किसी पार्टी की कॉपी की गई, मेरे ख्याल में सरासर गलत है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अपनी सोच है, अपना मिशन है, अपना विजन है, और उसको परस्यू करने के लिए हमने पिछले कई साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं और ये स्ट्रगल जारी रहेगी। 5 अगस्त 2019 के बाद अगर किसी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की, उनकी पहचान की बात की, उनकी इज्जत की बात की, उनके आबरू की बात की, उनकी आईएन जो उनसे छीना गया, उनका झंडा जो छीना गया, तो यहाँ पर सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के और उस हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बात की और डंके की चोट पर बात की है, और हमारी लीडरशिप ने तय किया है हम किसी भी सूरत में इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हैं। आपने सबकी बात सुन ली, आपने पीडीपी की बात सुन ली, आपने एनसी की बात सुन ली, कांग्रेस की बात सुन ली, बीजेपी की बात सुन ली, वायदों की झड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके की स्थितियां रही हैं घाटी में, खुद बीजेपी अपनी चुनौतियों से जूझ रही है, इस बात को वो स्वीकार करेगी नहीं। पीडीपी एनसी का अपना जनाधार कितना है, कांग्रेस किसके सहारे वहां पर मजबूती के साथ उतरना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहां की जनता के लिए है, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लोकतांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी सरकार को चुनेंगे, लेकिन किसका एजेंडा जनता के मन में घर कर पाएगा? बीजेपी विकास की बात करती है, ये 370 वापस लाने की बात करते हैं। पूर्णिमा जी, बड़ा अच्छा आपने सब्जेक्ट उठाया है। देखिए, 2-3 चीज़ें अलग अलग हैं। 1950 से कांग्रेस वहाँ पे थी। कांग्रेस आज बिल्कुल हाशिए पे चली गई है, और उसका कारण ये है कि जब से पीडीपी का उदय हुआ तो कांग्रेस का एक बड़ा वोट पीडीपी के साथ चला गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी यथा स्थितियों के साथ आगे बढ़ रही है, वो ना हल्की ना मोटी हुई है ना पतली हुई है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में इतने सारे दल आ गए हैं, वो सारे दल कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही उत्पन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में गए हुए सिर्फ 2 दशक हुए हैं। जहाँ तक इन सब के विजन डॉक्यूमेंट की बात है, तो एनसी की यदि हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें जो 12 गारंटी हैं, उस 12 गारंटी में जो मूल गारंटियां हैं वो राज्य सरकार कभी पूरा कर ही नहीं सकती। जैसे पाकिस्तान के साथ बातचीत, ये केंद्र सरकार का विषय है, अंतर्राष्ट्रीय विषय कभी भी राज्यों के पास नहीं रहे। फिर
जेल में बंद कैदी, राजनीतिक कैदियों को जो मुझे याद है, सिर्फ आपातकाल में ही राजनीतिक रूप से बंदी बनाए गए थे। उसके बाद भारत में राजनीतिक कैदी अभी तक कोई जेल में बंद नहीं है। तो क्या आप अलगाववादियों को और उग्रवाद, आतंकवाद का समर्थन करने वालों को क्या आप राजनीतिक कैदी मानते हैं? क्या आप उनको छोड़ना चाहते हैं? का बयान याद कीजिए जी। आप अभी। फिर तीसरा आप ले आइए कि वो बार बार एक बात ये कहते हैं कि हम वहां पे स्वायत्तता वाला फिर से वही प्रस्ताव लाएंगे जो पहले ला चुके हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर को स्वायत्त करने का प्रस्ताव लाकर उसे फिर से स्वायत्त यानी स्वतंत्र राज्य बनाने का अधिकार क्या राज्य सरकारों के पास है? किसी राज्य सरकार के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार भी यदि आज आप चाहे तो राज्यों का बंटवारा नहीं कर सकती। तो कुल मिला के नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जो उनके साथ खड़ी हुई है, वहां पे सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा ला रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, धारा 370 हटने के बाद ये स्वाभाविक तरीके से वहां आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। और बढ़ने का मूल कारण ये है कि आतंकवाद को पोषित करने वाला पाकिस्तान, जिसको भारत ने पूरी दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया है कि आतंकवाद का ये सबसे बड़ा संरक्षक है, वो नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हों। और यदि हालात सामान्य हो जाएंगे तो वहाँ राजनीतिक सामाजिक स्थितियां बदल जाएंगी। उसके लिए वहाँ सबके सहयोग की जरूरत है, कोई राजनीतिक मानस रखने की जरूरत नहीं है।